Am I audible? Yes, sir. So, today we are going to take types of organizations. We will be discussing line organization, line functions, staff functions in this unit. But before that, I will like to tell you that what is an organization structure. So, as you already are aware, that organization is actually an association of two or more than two persons who are putting their efforts together in order to achieve a common objective in a legal way. So, what happens in that? Then, as you have also studied the principles of management, 14 Henry Fayol's principles, and in that also you have come to know that there is span of management exists. So for that it is necessary that people in working in the organization should know to whom we are accountable, what are our responsibilities, who is our immediate supervisor, whose directions we have to take. So that is possible when there is an organizational structure. And this organizational structure varies from organization to organization depending upon the available human resource in the organization, depending upon the nature of the organization. But simply in an organization structure, the positions, the roles of every employee is well defined. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बाज़ाबिता एक हियरार्की बनाई जाती है और उस हियरार्की में किसका क्या रोल है, किसके कौन सबऑर्डिनेट्स आते हैं, किसके कौन सुपरवाइज़र हैं, वो उसमें क्लियरली डिफाइंड होता है. जैसे आपने स्टडी किया होगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब आप पढ़ रहे थे फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का या F&B का, तो आपने उसमें देखा कि ऊपर जैसे कि जनरल मैनेजर या मैनेजर हैं, फिर उसमें बाकी रैंक्स आते हैं, तो उस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है. सो नाउ वी विल कम एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट इज लाइन functions, staff functions. Now, when it depends upon an organization कि उसका जो मेन पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है वो क्या है, तो उसी हिसाब से फिर हम डिफाइन कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइन फंक्शंस क्या है और स्टाफ फंक्शंस क्या है. क्योंकि जब हम एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में ये बेस्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशलाइजेशन विच इज़ प्योरली बेस्ड ऑन फंक्शन और रोल. तो जब हम बात करते हैं लाइन और स्टाफ फंक्शंस की, तो सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करती है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है जो सबसे वाइटल कंसिडर किया जाता है. सपोज कोई सीमेंट प्लांट है, सीमेंट फैक्ट्री, और वो बनाती है सीमेंट, तो उसमें जो डिपार्टमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्वड है उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, क्योंकि उसका मेन जो पर्पस है वो सीमेंट मैन्युफैक्चर करना है, तो उसमें जो लाइन डिपार्टमेंट कंसिडर किया जाएगा दैट इज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बिकॉज दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्वड विद
the achievement of the organization's goal. तो उसमें लाइन फंक्शन कंसिडर की जाएगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। या फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होती है, तो उसमें मार्केटिंग फंक्शन जो है वो कंसिडर की जाती है लाइन फंक्शन, क्योंकि उसका जो मेन पर्पस है वो है क्योंकि वो मत मैन्युफैक्चर करते हैं, वो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हुए हैं, सेलिंग, तो उसमें मार्केटिंग लाइन फंक्शन कंसिडर की जाती। तो यही फंक्शंस किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंसिडर की जाती है स्टाफ फंक्शन, जहाँ पे ये एक स्पेशलाइजेशन के तौर पे ये एक्सपर्टीज़ लाइन मैनेजर्स को हेल्प करती हैं उनके काम करने में। फॉर एग्जांपल, a clear example of staff function is human resource department, जिसे HR कहते हैं। लगभग जो भी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, अच्छी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे वो टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई बड़ा 5 स्टार होटल हो, कोई बड़ी ट्रैवल एजेंसी है, तो इट हैज़ गॉट अ HR डिपार्टमेंट, जिसे कहते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट भी उसे कहते हैं। तो दैट डिपार्टमेंट एक्ट्स एज अ स्टाफ function in order to help the line managers, line functionaries to perform their activities in an effective way. और HR कैसे ये पॉसिबल करता है? जैसे एक बड़ा होटल है, तो उस होटल में बहुत सारा स्टाफ है, और जो वो स्टाफ हैं वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे फ्रंट ऑफिस के लोग, दे आर ऑन रूटीन, दे आर रिसीविंग गेस्ट्स, एलोकेटिंग रूम्स टू गेस्ट्स। देन देयर इज F&B प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दे आर प्रिपेयरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ cuisines फॉर द गेस्ट्स। Then there is F&B service department. They are serving the guests with the cuisine, with the delicacies that have been prepared by the food and production department. तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये होटल के फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के लोग, जैसे फूड एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग, F&B सर्विस के लोग, इवन हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट हैं जो होटल की सफाई, जो बेडिंग, बाकी सारी चीज़ें बनाते हैं, अच्छी तरह से रूम्स रखते हैं गेस्ट्स के लिए। तो वो, लेकिन उसमें भी स्टाफ फंक्शंस हैं, जैसे HR डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट इस होटल का अब क्या करता है, वो ये जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी मैंने अभी बात की, चाहे वो फ्रंट ऑफिस के हो, वेदर दे बिलोंग टू F&B और हाउस कीपिंग, HR department's role is to ensure that those employees are well trained, well motivated, well developed, so that they will be able to perform their activity in a very efficient way. तो ये साथ साथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और उन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के वसादत से वो उन एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं, साथ साथ उनको डेवलप करते हैं, सो दैट दे विल बी एबल टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़ इन एन एफिशिएंट वे। सपोज़ फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के लोगों के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए वो एक डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं, जिसमें उनको
उनकी कम्युनिकेशन पे फोकस किया जाता है, उनकी एटिकेट्स पे फोकस किया जाता है। हालांकि वो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं, लेकिन साथ साथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उनके लिए करते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नया सा इन्होंने कोई क्योंकि आजकल आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ी चेंज आती हैं सिस्टम में, क्योंकि आजकल यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसके बदौलत होटल के जो काम हैं वो किए जाते हैं। सपोज़ कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया और अब उस सॉफ्टवेयर के मुतल्लिक एम्प्लॉइज़ को ब्रीफ करना है, कोई मॉडिफिकेशन है जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में से डिफरेंट है, तो ये सारे काम जो है ये देखता है ये एचआर या पर्सनल डिपार्टमेंट, क्योंकि दे आर एक्चुअली इन द कंटिन्यूसली इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग नीड्स, डेवलपमेंट नीड्स, कहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स में, और उनको वो साथ साथ वो इनपुट्स, वो एडवाइसेस, वो ट्रेनिंग्स, वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते रहते हैं उनके लिए। तो ये जो एचआर का काम है ये डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है होटल की रेवेन्यू जनरेशन में। जिस तरह से आपने देखा फूड प्रोडक्शन में बनती हैं delicacies, they are preparing various types of cuisines and they are served to the guests, and that is generating revenue for the hotel. So that is an economic activity which is directly attributed to the functions of those departments. But the HR department is not directly playing its role in generating revenue for the hotel. ये इनडायरेक्टली करते हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं, उनको डेवलप करते हैं ताकि वो एम्प्लॉयज़ अपना काम ज़्यादा अच्छी तरह से कर सके और उससे ओवरऑल जो होटल की प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ जाती है। तो दिस इज़ एक्चुअली अ डिफरेंस बिटवीन लाइन फंक्शन एंड स्टाफ फंक्शन। तो थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर इसको करूँगा एग्जाम्पल जो आपको ज़्यादा समझ सकते हैं आप। जैसे कि हम बात करते हैं, सपोज वी टॉक अबाउट आर्मी, दैट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसमें आप को पता है कि उसमें उनके मिलिट्री हॉस्पिटल्स भी होते हैं जहाँ पे बाज़ाब्ता डॉक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। जो आर्मड फोर्सेस में उनको बाज़ाब्ता वैसे ही रैंक्स होती हैं, सपोज़ मेजर है, मेजर जनरल है, इवन लेफ्टिनेंट जनरल भी डॉक्टर्स को रैंक दी जाती है। लेकिन वो जो है वो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट हो, जनरल फिजिशियन हो और कोई स्पेशलिस्ट हो। लेकिन जो वहाँ से मिलिट्री डिपार्टमेंट्स अलग से होते हैं जो वॉर रिलेटेड इश्यूज़ में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आर्मी का जो पर्पस है एग्जिस्टेंस का ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ टू प्रोटेक्ट द नेशन, टू डिफेंड इट फ्रॉम some sort of foreign country, this wars or like that। तो उसमें जो डॉक्टर्स का रोल है या बाकी ऐसा स्टाफ है उनका रोल है एज अ स्टाफ फंक्शन, और लाइन फंक्शन है जो बाकी मिलिट्री पर्सनेल है। क्योंकि मेडिकल डॉक्टर्स उनके लिए सपोज़ उनको उनमें से कोई बीमार हो गया, कोई इंजर्ड हो गया, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे डॉक्टर्स आर्मड फोर्सेस के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे हैं अवेलेबल। बट देयर रोल इज़ एज अ स्टाफ फंक्शन। तो वहाँ पे जब हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पे जो मेन जो फोर्सेस हैं विच आर इन्वॉल्वड इन वॉर्स और फ्रंट लाइन ऑपरेशंस, तो उसमें ट्रेंड मिलिट्री पर्सनल जो होते हैं। लेकिन वहाँ से जो बाकी हैं उनका जो, जैसे मैंने एग्जांपल दी डॉक्टर्स या बाकी, सो दे परफॉर्म द स्टाफ फंक्शंस देयर। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड स्टाफ।
तो ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस में यही आता है कि हम जब ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं, जो डिफरेंट रोल्स हमको असाइन करने होते हैं, वो ग्रुपिंग्स जो होती हैं, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, स्पेशलाइज्ड रोल्स, and on that basis even departmentation takes place. जहाँ पे वो भी एक चैप्टर है, सब चैप्टर है यहाँ पे, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनते हैं। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनते हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग फंक्शंस के बेसिस पे बनते हैं। जैसे होटल में आप देखते हैं डिपार्टमेंट है फ्रंट ऑफिस, डिपार्टमेंट है फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट है फूड एंड बेवरेज सर्विस, डिपार्टमेंट है हाउस कीपिंग, डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स HR पर्सनल, डिपार्टमेंट है सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल। तो इसमें जो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हमने बात की, ये इनकी जो बुनियाद हैं, बेसिस जो है इस डिपार्टमेंटलाइजेशन की, वो ये है कि हर कोई डिपार्टमेंट एक फंक्शन की बेस पे बना है। सपोज़ फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन में इस डिपार्टमेंट में जो लोग जुड़े हैं वो इन्वॉल्व होंगे। होटल में जो खाना बनेगा, बेवरेज बनेगी, डेलिकेसीज बनेगी, तो जो इस डिपार्टमेंट में जुड़े होंगे वो उसको बनाएंगे वहाँ पे। दे विल बी हैविंग द एक्सपर्टीज ऑफ प्रिपेयरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ क्विज़िन्स, वेरियस टाइप्स ऑफ डेलिकेसीज फॉर द गेस्ट्स ऑफ द होटल। तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट अदर एक्टिविटी लाइक हाउस कीपिंग। सो इन ए होटल, people associated with that department will be having expertise on maintaining the cleanliness of the hotel. So they are well aware that how they can keep the property neat, clean, hygienic. तो आजकल आप देखिए जैसे पोस्ट कोविड-19 का सिनेरियो जो होगा, when hotels will be reopened, then housekeeping will be having an extraordinary function to perform, because now they have to ensure that the property is fully sanitized. तो वही ये फंक्शन जो होगी सैनिटाइजेशन की, ये भी entrusted होगी to housekeeping department, because personnel who are working in that department are already familiar with that type of task. They know that how to do that. So it is that particular department to which that activity will be assigned. क्योंकि 5-star प्रॉपर्टीज़ में तो हाइजीन का काफ़ी पहले ही फोकस होता था, लेकिन अब वो ज़्यादा फोकस में रहेगा, because now there is an extraordinary care is to be taken, and there are certain precautions that are to be taken, and they will perform that responsibility. तो ये this is actually how departmentalization makes the tasks easier to perform. तो उसमें बहुत आसानी होती है जब सेग्रीगेट होती है अलग अलग काम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उसी पर्टिकुलर एक्सपर्टीज़ के लोगों को रखा जाता है जो उस पर्टिकुलर काम को अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये चीज़ आता है इसमें। तो फिर जब ये हम स्टाफ फंक्शंस की बात करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस जितनी ग्रो करती हैं उतनी स्टाफ फंक्शंस पे फोकस बढ़ जाता है,
क्योंकि जो एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, सपोज देयर इज अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, लेट मी टॉक अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक ए ढाबा. मे बी देयर इज अ स्मॉल ढाबा वेयर देयर आर 2 or 3 पीपल वर्किंग. एक रोड साइड ढाबा है. तो ये एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो नेचुरली उनका काम है वो वहीं पे बनाते हैं कुछ चीज़ें जो वहाँ पे कंज्यूम करते हैं लोग, पासर बाइज खाते हैं कुछ. तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में फोकस है प्रोडक्शन पे कि वो क्या प्रिपेयर करते हैं वहाँ पे और उधर ही सर्व किया जाता है. तो ये जो एक छोटा सा ढाबा है, तो इसके लिए स्टाफ फंक्शंस या वैसी डिपार्टमेंटलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए पैसा भी चाहिए. बिकॉज देन वंस यू आर हैविंग मोर एम्प्लॉयज़ यू हैव टू allocate a handsome budget for their salary as well. And a roadside dhaba whose revenue is not that much, because they are having a small number of clientele, and that also they are not having that much of markup. तो उसमें उनको उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है कि वो एफर्ड कर सके कि वो डिपार्टमेंट्स अलग से क्रिएट करे, फिर उनकी सैलरी एफर्ड कर सके. तो ऐसी जैसी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें स्टाफ फंक्शंस भी लाइन मैनेजर्स या लाइन पर्सनल जो हैं वही वो काम भी करते हैं. मतलब वो खुद ही वहाँ का ऑनर जो होगा वो थोड़ा सा ट्रेनिंग अपने स्टाफ को 2-3 लोग उसके हैं तो उनको खुद ही देता है कि आप ऐसे करो, सर्व ऐसे किया करो ये. तो वो खुद ही ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. लेकिन जब फिर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से सपोज़ यही ढाबा इसने तरक्की की, ग्रो हो गया और इसने एक अच्छा सा रेस्टोरेंट अब बनाया, अच्छे से फर्नीचर्स, फिक्सचर्स, क्लाइंटील भी चेंज हो जाएगा. अब हाई एंड कस्टमर या ज़्यादा क्लाइंटील अट्रैक्ट कर लेगा. तो उसके साथ साथ सपोज़ इसी ने फिर दूसरी टाउन में एक और रेस्टोरेंट ओपन किया, फिर यही एक रेस्टोरेंट चेन बन गई इसी ब्रांड से. तो फिर इसको सेपरेट डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं ताकि वो बड़ी प्रोफेशनली इस पूरी रेस्टोरेंट चेन को मैनेज करते हैं, इनकी जो ट्रेनिंग नीड्स हैं वो फुलफ़िल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल टॉक अबाउट मैकडोनल्ड्स, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग ब्रांड इन द वर्ल्ड. तो आप देखिए कि वो जो है एक्चुअली उनका स्टाफ फंक्शंस पे कितना फोकस है. इवन अगर वो फ्रेंचाइजी भी देते हैं किसी सिटी में मैकडोनल्ड्स के लिए, तो फिर जो वो फ्रेंचाइजी लेता है उसके साथ जो पहले वो टर्म्स एंड कंडीशंस सेट करते हैं उसमें ये चीज़ बाकायदा वो मेंशन करते हैं कि जो उनका स्टाफ होगा उस यूनिट में, उनकी रिक्रूटमेंट, उनकी जो ट्रेनिंग है वो सब मैकडोनल्ड्स खुद मैनेज करती है. हालांकि अगर वो एज ए स्ट्रैटेजी उसको कहते हैं एज ए SBU, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, क्योंकि उस यूनिट को वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है उस टीम में, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट उसके जो फ्रेंचाइजी जितनी ली होती हैं वो उसके लिए सारी इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे लैंड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, फर्नीचर और फिक्सचर्स क्रिएट करने में, सब कुछ वो करता है. लेकिन जब मैकडोनल्ड्स उसको अपना नाम देता है तो उसके साथ साथ वो उसको टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होते हैं. तो उसमें ये इम्पोर्टेंट रखते हैं वो कि जो वो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे रखेंगे वो खुद मैकडोनल्ड्स सेलेक्ट कर लेंगे, रिक्रूट करेंगे प्रोसेस, और वही उनकी जो ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो खुद ही किया करेंगे. क्योंकि मैकडोनल्ड्स के लिए उन्होंने ऑलरेडी एक स्टाफ फंक्शन उसके लिए हैं. दे हैव अ वेरी साउंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट who have a great experience and expertise in handling such issues. और उनको पता है कि जब भी हम पूरी तरह से
उन एम्प्लॉयज़ को ट्रेन रखेंगे, तब ही वो अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे और तब ही एक सेटिस्फेक्शन मिलेंगी उसको जो उस मैकडॉनल्ड्स में विज़िट करे कुछ खाने के लिए। तो ये चीज़ें जो है ये होती हैं जो जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है तो स्टाफ फंक्शंस की नीड, स्टाफ फंक्शंस की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। गॉट इट? सो तो ये हम कर रहे थे डिस्कस कि डिपार्टमेंटलाइजेशन से क्या होता है। उसमें अलग अलग फंक्शंस ग्रुप होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो फिर उसी के बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि हर किसी डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं फिर उनका एक हियरार्की बनती है। हियरार्की मीन्स उसमें वेरियस लेवल्स बनते हैं। सपोज़ एक हम बात करेंगे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की, तो उसमें हाउस बॉय बॉटम लेवल पे आ जाएगा और उसी डिपार्टमेंट की टॉप लेवल पे हाउसकीपिंग मैनेजर या एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर आ जाएगा। Yes, sir. तो बीच में असिस्टेंट हाउसकीपिंग मैनेजर, हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव, बाकी सब स्टाफ आएगा। लेकिन इस तरीके से एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा और जो वो हियरार्की है वो हियरार्की खुद ही एक स्पैन क्रिएट करेगा जिसमें हर किसी लेवल पे पता है कि मेरा बॉस कौन है, मुझे किससे डायरेक्शंस रिसीव करने हैं अपने काम करने के लिए, और मेरे सबऑर्डिनेट्स कौन हैं जिनको मुझे डायरेक्शंस इशू करने हैं काम करवाने के लिए। तो ये उसमें बहुत क्लियर बन जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। तो उसमें फिर जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है मेनली 3 लेवल्स में उसको डिवाइड किया जाता है। वन इज़ द बॉटम लेवल और उसे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। दूसरा है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड तीसरा है द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो ये जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है अलग अलग लेवल्स पे जो मैनेजर्स काम करते हैं उनको अपना काम करने के लिए अलग अलग स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर जो बॉटम लेवल पे काम करते हैं मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स, उनकी जो स्किल्स हैं ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स पे फोकस किया जाता है, क्योंकि स्किल्स मेनली 3 टाइप्स में क्लासिफाई की गई है। एक है टेक्निकल स्किल्स, उसके बाद है ह्यूमन स्किल्स और है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। तो जो टेक्निकल स्किल्स है उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लोअर लेवल मैनेजर्स को, उनमें ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स पे फोकस किया जाता है। ह्यूमन स्किल्स तो हर किसी जगह चाहिए, चाहे वो लोअर हो, मिडिल हो, अपर है, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स हमको जो काम है बेसिकली उसको परफॉर्म करने में मदद करता है, क्योंकि लोअर लेवल पे उनका काम होता है जो बेसिक लेवल वर्कर्स हैं उनके साथ, तो वहाँ पे टेक्निकल स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सुपरवाइजरी लेवल पे। तो ह्यूमन स्किल्स तो ह्यूमन बीइंग्स के साथ डील करने के लिए तो ह्यूमन स्किल्स होने ही चाहिए। जैसे हम इमोशनल क्वोशंट हैं, बिकॉज यू हैव टू डील विद द इमोशंस ऑफ द पीपल विद हुम यू आर वर्किंग। तो ऐसी स्किल्स जो हैं एम्पैथेटिक स्किल्स, बाकी सारी स्किल्स ये ह्यूमन स्किल्स में आती हैं। तो फिर जब हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की, तो कॉन्सेप्चुअल स्किल वो स्किल होती है जो एक मैनेजर को इस काबिल बनाता है ताकि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एज ए होल देख सके। मतलब वो रिलेट कर सकता है एक चीज़ दूसरे चीज़ के साथ, उसमें एक बहुत तजुर्बा होता है और उसमें एक ब्रॉड विजन होता है और उसी विजन के बेसिस पे उसमें वो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स डेवलप हुई होती है। तो ये जो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है ये ज़्यादा इस स्किल की ज़रूरत आती है टॉप मैनेजमेंट में। जो
टॉप लेवल पे काम करते हैं, जैसे जनरल मैनेजर्स हो, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो, चेयरमैन हो, जैसे सीएमडी चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर हो, सीईओ हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि उनके जो डिसीजंस होते हैं उनको लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने होते हैं, उनके जो डिसीजंस होते हैं वो पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, बिकॉज उनकी इम्प्लिकेशंस बहुत हाई होती हैं। तो इसलिए टॉप लेवल मैनेजमेंट में ज़्यादा फोकस टेक्निकल स्किल्स पे नहीं होता है, बल्कि कॉन्सेप्चुअल स्किल्स पे होता है। टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए, लेकिन उसमें ज़्यादा देखते हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, बिकॉज द कॉन्सेप्चुअल स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट एट द टॉप मैनेजमेंट लेवल। फिर जब हम मिडिल की बात करते हैं, विच कम्स बिटवीन द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो उसमें कॉन्सेप्चुअल स्किल्स भी होनी चाहिए, हालांकि उतनी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स नहीं जितनी टॉप मैनेजमेंट में, लेकिन होनी चाहिए कॉन्सेप्चुअल स्किल्स लोअर लेवल मैनेजमेंट से ज़्यादा। और टेक्निकल स्किल्स उसमें लोअर लेवल मैनेजर जैसी टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़े से टेक्निकल स्किल्स वहाँ पे होनी चाहिए। तो और ह्यूमन स्किल्स तो वहाँ पर भी ज़रूरत है, वो टॉप लेवल पर भी ज़रूरत है। तो ये होती है वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड द टाइप्स ऑफ स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड एट these levels. So with this you can understand that at the lower level of management there is more requirement of technical skills, while as at the top level of management there is more requirement of conceptual skills, while as the human skills are required irrespective of the management level, because whether you are working at the lower level or middle level or top level, you have to always deal with human resource, human beings. So for that one should have the human skills. Okay, so this was about the structure of an organization, and this was about how departmentalization creates departments on the basis of functions, and then how various levels of management are created so as to enable the organization to achieve its goals. Now when we talk about departmentalization, there are certain advantages of the departmentalization process, although we can say there may be some disadvantages also. As I told you, the example of a small roadside dhaba, अगर वो रोड साइड ढाबा वाला डिपार्टमेंटलाइजेशन करने बैठेगा तो क्या होगा उसको, उससे रोड साइड ढाबा वाले अगर डिपार्टमेंटलाइजेशन, सपोज वो बोलेगा मैं भी रखूँगा एचआर डिपार्टमेंट, मैं भी रखूँगा अलग से एफ एंड बी प्रोडक्शन, बाकी चीज़ें, तो उससे क्या होगा, नेचुरली जब डिपार्टमेंट्स वो बनाएगा तो फिर उसको उसके साथ लोग भी एसोसिएट करते हैं, दैट मीन्स then he has to go for employing people for those departments. लेकिन अगर उसका काम ही कम है, एक छोटा सा रोड साइड ढाबा है, तो उसकी जो रेवेन्यू जनरेशन पोटेंशियल है वो ही कम है, तो उसके लिए डिपार्टमेंटलाइजेशन से नुकसान ही होगा, क्योंकि उसको जो पैसा आएगा वो खर्च होगा एम्प्लॉइज़ की सैलरी में, तो उससे उसको डिसएडवांटेज में रहेगा। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, ऑर्गेनाइजेशन का काम ज़्यादा हो और पोटेंशियल है, तो उसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन के एडवांटेजेस हैं, क्योंकि काम बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म होंगे, क्योंकि काम करने में बहुत सारा हेल्प मिलेगा उसको जब अलग अलग स्पेशलिस्ट्स अवेलेबल होंगे काम करने के लिए, और जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, यूनिटी ऑफ कमांड, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो अच्छी तरह से अप्लाई हो सकेंगे, तो उस सूरत में डिपार्टमेंटलाइजेशन के काफ़ी फ़ायदे हैं, राइट। सो विद दिस वी कंप्लीट द फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा दैट विल बी
the second unit, that is work culture. तो ये जो हमने आज डिस्कस किया, have you been able to understand it fully? Yes, sir. If still you want to ask anything, किसी जगह में भी साउंड क्लैरिटी की वजह से या कुछ कंफ्यूजन हो तो you can ask me, it is open for discussion.